हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं GSTR 9C की। हम इसमें सीखेंगे GSTR 9C फॉर्म के अंदर डेटा कैसे कैसे क्या क्या भरना है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो सबके माइंड में चलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को और उन टेबल्स को कैसे कैसे फाइल करना है, डाटा क्या भरना है उसमें, उसको समझते हैं और सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। GSTR 9C फॉर्म नंबर GSTR 9C। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9C। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबके माइंड में कॉमन है। व्हाट इफ़ मल्टीपल GSTN ऑन द सेम पेन। क्या अगर हमारे एक ही पेन पे एक से ज़्यादा GSTN नंबर लिए हुए हैं हमने, तो क्या सबके लिए अलग अलग GSTR 9 फाइल होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हैं उसमें फाइल करते वक्त, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, डाटा क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ GSTR 9C। व्हाट इफ़ डिफरेंस इन 9 एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर बुक्स इनके बीच में कोई डिफरेंस आता है तो हमें उसके उसके बाद क्या स्टेप लेना है और क्या करना पड़ेगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9C। ठीक है, एज पर सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट 2017, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, हैवी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, इन लोगों को छोड़ के जिन्होंने सिर्फ TDS और TCS के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिन्होंने जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसने उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, या फिर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से तक है या कम है उससे, या 5 करोड़ तक है। तो इन लोगों को छोड़कर जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चली गई है उसको GSTR 9C फाइल करना है। GSTR 9C फाइल करने से पहले GSTR 9 फाइल हो गया होना चाहिए। सारे फॉर्म GSTR 1 और 3 भी फाइल हो चुके होने चाहिए। ठीक है, और अभी हम बात कर लें तो हम कर रहे हैं GSTR 9C 2023-24 से रिलेटेड बात। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट इफ़ मल्टीपल GSTN ऑन सेम पैन। अगर मान लो मल्टीपल GSTN नंबर है हमारे पास सेम पैन के ऊपर, जैसे सेम पैन है उसमें दिल्ली में भी ले रखा है रजिस्ट्रेशन, हरियाणा में भी ले रखा है, महाराष्ट्र में भी ले रखा है, या अदर्स किसी स्टेट में ले रखा है, तो हर हर GSTN नंबर की अलग अलग 9 और 9C फाइल होंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम फाइल करेंगे कैसे, डाटा क्या होगा, कैसे लाएंगे। मतलब इस दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली के लिए क्या करेंगे, तो उसका हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बना के कंसोलिडेशन किया होगा, तो हमें सबके ट्रायल बैलेंस निकाल के डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। ठीक है, और मैच करके यहाँ पे डाटा को फिल करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डाटा क्या होना चाहिए हमारे पास, सारे GSTR 1 होने चाहिए, 3B होने चाहिए, डाटा पूरा रखना होगा अपने पास। 9 होना चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, परचेज रजिस्टर ऑफ फॉर ITC होना चाहिए, सेल रजिस्टर होना चाहिए, एक्सपेंसेस बाय ITC की डिटेल होनी चाहिए हमारे पास, एडवांस के अगेंस्ट जो हम वाउचर देते हैं वो होना चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद 9C है क्या, ये है रिकन्सिलेशन बिटवीन 9 एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। जो 9 एनुअल रिटर्न में हमने डाटा फाइल किया है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के भी आपस में मैच करने के लिए 9C फॉर्म है। डिफरेंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर टैक्सेबल वैल्यू में आया तो रीज़न देंगे, और टैक्स बनता होगा तो टैक्स पे करेंगे DRC 03 से। ITC से आया तो रीज़न देंगे, टैक्स पे करना होगा तो DRC 03 से पे करेंगे। हम ओवरव्यू लेते हैं अब GSTR 9C का। ओवरव्यू क्या है इसका, ओवरव्यू फॉर्म GSTR 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल GSTR 1, 3B और 9 फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 23-24 का। बिफोर फाइलिंग दिस रिटर्न द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज टू बी फाइल्ड फॉर एवरी GSTN सेपरेटली। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका पार्ट 1 है जिसमें बेसिक डिटेल्स आएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, GSTN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, और अगर हम किसी एक्ट में ऑडिट होना है हमारा तो उसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस दिखेंगे यहाँ पे टेबल नंबर 1, 1, 2, 3A, 3B और 4 में। उसके बाद आता है रिकन्सिलेशन वाला पार्ट 2, रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न GSTR 9। इसके टेबल नंबर 5, 6, 7, 8। रिकन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर 5 नंबर टेबल में, उसका रीज़न अगर कुछ डिफरेंस आया एनुअल ग्रॉस टर्नओवर में। टेबल नंबर 7 में रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ये ग्रॉस टर्नओवर, ये टैक्सेबल टर्नओवर। टेबल नंबर 8, रीज़न फॉर अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन टैक्सेबल टर्नओवर। उसके बाद
पार्ट 3 रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेस पेड, रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेएबल, ये आएगा 9 नंबर टेबल में। 10 नंबर में रीजन ऑफ अनरिकन्सल पेमेंट ऑफ अमाउंट, 10 नंबर में रीजन आ जाएगा। 11 नंबर में आ जाएगा आपका अमाउंट पेएबल बट नॉट पेड, ठीक है। 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस आए थे उसकी वजह से हमें कोई एडिशनल पे करना पड़ा तो वो यहाँ आएगा। उसके बाद आएगा पार्ट नंबर 4 रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, रीजन फॉर अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी 13 नंबर टेबल में देंगे। 12 नंबर में आईटीसी नेट आईटीसी की डिटेल डालेंगे, ठीक है। 13 नंबर में कोई अनरिकनसाइल हुआ तो उसका रीज़न। 14 नंबर में रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, मतलब जीएसटीआर 9 में विद द आईटीसी अवेल ऑन द एक्सपेंसेस एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। 15 नंबर में इसके ऊपर रीजन अगर कोई डिफरेंस आया तो। 16 नंबर में इसकी वजह से कोई टैक्स पे करना पड़ा तो डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। टैक्स पेबल कोई खड़ा हुआ तो वो 13 और 15 की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर में एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, उसकी डिटेल यहाँ चली जाएगी टेबल नंबर 17 में DRC 03 के थ्रू। तो ये ओवरव्यू हो गया। अब हम आते हैं GSTR 9C के फॉर्म के ऊपर। पार्ट ए, पार्ट नंबर 1 बेसिक डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 23-24 की बात करें तो 23-24 आ जाएगा यहाँ पे। फिर GSTN नंबर आ जाएगा, लीगल नेम, ट्रेड नेम, और अगर हम किसी एक्ट में ऑडिट होनी है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो वो एक्ट यहाँ पे आ जाएगा, लिख देंगे। अब आता है रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द GSTR 9, ठीक है। तो 5 नंबर टेबल नंबर 5 के सब जो पार्ट हैं ए से लेके और आर तक, ठीक है। और टेबल नंबर 6 कोई रीज़न अगर रिकनसाइल्ड रह गया तो टेबल नंबर 7 रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, उसके ABCDEFG पार्ट। और टेबल नंबर 8 इसका कोई अनरिकनसाइल्ड रह गया तो उसका रीज़न। तो हम टेबल नंबर 8 तक का भी ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चालू करते हैं टेबल नंबर 5A। टेबल टर्नओवर आएगी इसमें वो टर्नओवर आएगी जिसमें जो पूरी टर्नओवर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है सब कुछ आएगा उसके अंदर, जो उसके अंदर पूरा आता है, चाहे वो टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, नील रेट हो, जीरो रेट हो, सप्लाई हो चाहे ना हो, वो सारा पूरा सारी टर्नओवर आती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पूरा ग्रॉस टर्नओवर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर मल्टीपल GSTN यूनिट, जिनके पास एक से ज़्यादा GST नंबर है सेम पैन पे, तो टर्नओवर शैल बी डराइव फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से हम वो निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें फिल कर देंगे डेटा को। उसके बाद आता है टेबल नंबर 5B, अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 9C फाइल कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की फाइल कर रहे हैं, तो मान लो हमने कोई सर्विस दी होगी जो कि दोनों पार्ट में गई होगी, फाइनेंशियल 22-23 और 23-24 में, तो 50% यहाँ दी होगी, 50% यहाँ। और अकाउंट्स में क्या चलता है, अक्रूवल बेसिस पे चलता है, ठीक है। अकाउंट में अक्रूवल बेसिस पे चलता है, तो मान लो हमने बिलिंग नहीं करी तो बिलिंग नहीं करी हमने, ठीक है, इस पोर्शन की, ठीक है। लेकिन क्या हो, अकाउंट्स में 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अकाउंट्स के हिसाब से हमने 50% बुक कर लिया होगा यहाँ पे, ठीक है। और 23-24 में ओनली 50% बुक करा होगा रिवेन्यू, ठीक है ना, अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन GST में क्या होता है, GST में क्या होता है, GST में जब हम सर्विसेज प्रोविज़न पूरा कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से इनवॉइस बनाते हैं, तो वो पूरा का पूरा 100% वहाँ बुक होता है वो, ठीक है, रिवेन्यू। लेकिन यहाँ अक्रूवल बेसिस पे होता है। तो हम रिवेन्यू मैच कैसे करते हैं, मैच कैसे करेंगे हम यहाँ पे, हमें GST को रखना है
कांस्टेंट, जीएसटी के टर्नओवर को रखना है कांस्टेंट, ठीक है। और एडजस्टमेंट करनी है हमको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये हो गया अनबिल्ड रेवेन्यू, है ना, ये अनबिल्ड रेवेन्यू होगी इस साल के लिए, पूरी की पूरी अनबिल्ड रेवेन्यू होगी ना, पूरी की पूरी, ठीक है। अनबिल्ड रेवेन्यू, ये पोर्शन जो है अनबिल्ड रेवेन्यू हो गई, क्योंकि ये जीएसटी के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा 100%, ठीक है, 23-24 में। लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आधा गया 22-23 में और आधा गया 23-24 में, ठीक है। तो देखो 23-24 में क्या होगा, 50% बुक होगा, ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, और जीएसटी के हिसाब से पूरा 100% होगा। तो इसकी वजह से डिफरेंस आएगा, मतलब कि ये जो होगी, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली है, ये कम दिख रही होगी ना जीएसटी के मुकाबले, क्योंकि जीएसटी में 100 रुपये ऐड हुए तो उसमें 50 ही ऐड हुए होंगे, ठीक है ना, 23-24 वाले में। तो अब हम यहाँ पे टर्नओवर को मैच करने के लिए क्या करेंगे, जो 50% या जो अनबिल्ड पार्ट है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐड कर देंगे बाकी का 50% भी, क्योंकि जीएसटी में तो 100% 23-24 में बुक हुआ है, लेकिन इन अकाउंट्स के अंदर 50% पहले बुक हो चुका पिछले साल में, 50% अभी बुक हो चुका, ठीक है ना। तो हम इसको रिकनसाइल करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पूरा मान के चलेंगे कि हमने पूरा अभी बुक करा है, तो वो पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाद हम आएंगे दूसरा, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब एडवांसेस का क्या होता है, अब सीधा सीधा इसमें समझते हैं इसको। देखो एडवांसेस दो तरीके से चीज़ों पे आ सकते हैं, गुड्स पे और सर्विसेज पे, ठीक है। गुड्स को तो एडवांसेस पे हमें जीएसटी पे ही नहीं करना होता एडवांसेस के ऊपर, ठीक है। इसमें पे करना होता है, इसमें पे करना होता है ना, इसमें पे करना होता है, ठीक है। तो अब इसको तो छोड़ ही देंगे, अब बात करेंगे सर्विसेज की, ठीक है। एडवांसेस की बात करेंगे हम सर्विसेज के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24, ठीक है। एडवांसेस मान लो हमें पहले एडवांसेस मिलते हैं, लेकिन उस पर हम जीएसटी पे कर देते हैं, लेकिन क्या होगा, जीएसटी की टर्नओवर उस साल में रिकॉर्ड जाएगी जिस साल में अपने को एडवांस मिला होगा, लेकिन बिल जो होगा वो अगले सालों में होगा, या वो बिल उसकी रिवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगी अगले सालों में होगी। तो मान लो अगर 22-23 में एडवांस मिला, यहाँ पे एडवांस मिला, ठीक है, तो ये अनएडजस्टेड रह जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या बोला इसने, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हमें ये एग्जांपल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा ठीक है। हम जो GSTR 9 की बात कर रहे हैं, हम 23-24 की GSTR 9 की बात कर रहे हैं ना, तो उसको समझते हुए चलेंगे। एडवांस मिला हमें इसी साल के, उसमें एंड में मिला यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसमें जीएसटी पे कर दिया, जीएसटी तो पे कर दिया हमने, लेकिन इसको इनकम नहीं बनाया क्योंकि ये लाइबिलिटी थी, क्योंकि एडवांसेस हमारे लाइबिलिटीज़ होंगे ना, क्योंकि हमने किसी को सर्विसेज देनी है अभी और पैसा पहले आ गया, तो हमने इनकम नहीं बनाया होगा, इसको एडवांस बनाया होगा, लेकिन हमने जीएसटी पे कर दिया होगा इसी साल में, ठीक है। तो अब हमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जाना कहाँ है, जीएसटी की टर्नओवर पे। तो जीएसटी की टर्नओवर में तो ऑलरेडी है,
क्योंकि हमने जीएसटी पे कर दिया एडवांस के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अभी ये अनएडजस्टेड है, इस पर बिलिंग नहीं हुई है, ना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई है, ठीक है। तो इसको हमें जीएसटी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो कर देनी है रिकॉग्नाइज। अगर कर देंगे तो मतलब ये मान के चलेंगे, अगर हम कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर में, टर्नओवर के वाले वैल्यू में, तो हम जीएसटी की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, तो ये ऐड हो गया। क्लियर है, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 5D पर। 5 डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 में, ठीक है। अब डीम्ड सप्लाई क्या होगा शेड्यूल 1 में? डीम्ड सप्लाई मतलब जो सप्लाई की सप्लाई जिसको मान लिया गया है, ठीक है, जिसको सप्लाई मान लिया गया है शेड्यूल 1 के हिसाब से, ठीक है। शेड्यूल 1 के हिसाब से जैसे सप्लाई मान लिया गया है, ठीक है। अब शेड्यूल 1 के हिसाब से जैसे सप्लाई मान लिया गया है, लेकिन जो हमारे एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो उसमें उसको सेल को ही सप्लाई माना जाता है, सेल को ही टर्नओवर माना जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ शेड्यूल 1 के एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने कोई परमानेंट एसेट जो थी परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस एसेट का, ठीक है। वो बिजनेस एसेट को तो हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर की उसमें उसमें डाला नहीं होगा, इनकम में नहीं डाला होगा, ठीक है ना। लेकिन जीएसटी के टर्नओवर में आया होगा वो, क्योंकि हमने उसको उसके ऊपर जीएसटी पे करा होगा, ठीक है। ऐसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ठीक है, और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन वही होता है ना, एक अगर हमारा सेम पैन पे जीएसटीएन है दो, तो आपस में इनका सप्लाई हुआ तो उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में लाया जाता है। तो वो तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में से वो सेट ऑफ हटा देते हैं ना, परचेजेस और सेल आपस में कैंसिल करवा देते हैं, तो वो भी नहीं होगा हमारा उसके अंदर टर्नओवर में, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट वाली, ठीक है ना। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड, हाँ, import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business, ठीक है ना। import of services में नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये सारी जितनी भी शेड्यूल 1 वाली हैं ये हमने हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टर्नओवर नहीं होंगी। नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। जाना है कहाँ पे? नहीं है, जाना कहाँ पे है? जाना है हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जाना कहाँ है? जीएसटी पे। तो इसके अंदर जीएसटी पे तो होगा ही, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा तो हम ऐड कर देंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐड हो गई, वहाँ नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ ऐड कर दिया उसको। क्लियर, ये भी हो गया। उसके बाद आएगा क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब क्रेडिट नोट क्यों 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 इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स जो होगा हमारा वो हमारा ज़्यादा चला गया लिख के, मतलब ज़्यादा हो चला गया होगा बिल इनवॉइस के अंदर और हमें उसे कम करना है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा चला गया होगा इनवॉइस में, हमें उसे कम करना है, या फिर रिटर्न्स हुई होंगी, है ना, गुड्स रिटर्न्स हुई होंगी, तो वो वाली जिस पर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है वो वाले क्रेडिट नोट, ठीक है ना। यहाँ पे हमको रिपोर्ट करने होंगे, तो वो कैसे क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 23-24 के थे इनवॉइस,
जिसके रेफरेंस में हमने क्रेडिट नोट इशू करा 24-25 में, ठीक है। और इसको 9 के अंदर यहाँ पे डाल दिया, 9 के अंदर रिपोर्ट कर दिया 24-25 की में ही, 23-24 के में ही, ठीक है। एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होगा तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे 23-24 के उसमें तो एडजस्टमेंट कर दी होगी, ठीक है। और जीएसटी दोबारा से बताता हूँ इसको, एक मिनट। हाँ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इसकी एडजस्टमेंट हुई नहीं होगी, ठीक है। और जीएसटी वाले के अंदर इसकी रिपोर्टिंग हो गई, ये रिपोर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो बनाया होगा हमने 24-25 में ही बनाया होगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और यहाँ पे रिपोर्ट हो गया, यहाँ नहीं हुआ, मतलब यहाँ से टर्नओवर कम होगी, यहाँ से नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ से टर्नओवर कम होगी, यहाँ से नहीं हुई, तो अब इसे माइनस कर देंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे, ये भी हो गया पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब हम आते हैं एफ पे, ट्रेड डिस्काउंट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल इन जीएसटी, ठीक है। ये कुछ ऐसे डिस्काउंट्स होंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, हाँ ट्रेड डिस्काउंट, ये कुछ ऐसे ट्रेड डिस्काउंट्स हैं जो कि परमिसिबल नहीं है जीएसटी के अंदर। लाइक एग्जांपल लें, अगर हम मान लो हमने बिल दिया, ठीक है, बिल दिया हमने 10,000 प्लस 1,800, 11,800 का, ठीक है। और वेंडर ने वो जो हमारा वो था डेटर, उसने कहा कि भाई मुझे डिस्काउंट दे दो, मान लो कि 10% का, ठीक है। तो मैं पेमेंट अभी कर देता हूँ, इंस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू करने की जो वो है कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करी है, मतलब टेक उस जैसे कि वो होता है ना, उसमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है कंडीशन की, भाई उसने रिवर्स कर दिया हो, आपस में पहले से उनका वो हो, एग्रीमेंट हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने कम कर दिया, तो जीएसटी इसको अलाउ नहीं करता कि भाई आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट जीएसटी इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जीएसटी की टर्नओवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर पे इफेक्ट पड़ेगा, माइनस होगी होगी वो, ठीक है, जब डिस्काउंट दिया होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस जीएसटी की टर्नओवर के बराबर करना होगा उसको, तो प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम ये अप्रैल 2017 टू जून, ये तो अब छोड़ ही देते हैं इसको। अनबिल्ड रिवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अब ये समझ लेते हैं, अनबिल्ड रिवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24, ठीक है। और ये हो गया 25, ठीक है। तो सर्विसेज यहाँ पे दी हमने, 50% यहाँ दे दी, 50% यहाँ दे दी, सर्विसेज के ऊपर ही एप्लीकेबल होना है, सॉरी कंटिन्यूस सप्लाई के ऊपर ही एप्लीकेबल होना है ये, ठीक है। तो आधी यहाँ चली गई, आधी यहाँ चली गई, ठीक है।
आधी आधी दोनों साइड चलेगी, तो अक्रूवल बेसिस पे 50% तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, 50% नहीं करा। तो 23-24 में तो जीएसटी की कोई टर्नओवर रिपोर्ट नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि ओनली रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई। रिवेन्यू जो पूरी रिकॉग्नाइज होगी वो नेक्स्ट ईयर में जाके होगी 24-25 में, ठीक है। तो जीएसटी की रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, जीएसटी में टर्नओवर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50% रिकॉग्नाइज हमने कर लिया। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में से टर्नओवर में से माइनस कर देना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्लियर है। अब आएगा अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको भी समझ लेते हैं हम। बाईस, 23 और 24, ये इसके बिगिनिंग में आएंगे ना। इस साल के एडवांसेस हमने ले लिए, कोई सर्विस से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि इसी पे करना होता है, ठीक है। तो एडवांस यहाँ पे आया होगा तो जीएसटी यहीं पे कर दिया होगा, ठीक है। क्या कहता है, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल की जीएसटी के टर्नओवर में आ गया होगा ये, लेकिन इसकी जो सब आगे बिल बना होगा वो 23-24 में बना होगा, ठीक है। तो हमने रिवेन्यू यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया होगा ना 23-24 में, रिवेन्यू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बन गई होगी। जीएसटी पिछले साल ही पे कर दिया, ठीक है ना। करंट ईयर के जीएसटी पे कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब हमें अपनी क्या करना पड़ेगा, अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर में से इसको माइनस करना होगा, क्योंकि जीएसटी के टर्नओवर में तो पिछले साल ही, पिछले उसमें ही चला गया, टैक्स पे कर दिया, उस टर्नओवर में जा चुका है ये, ठीक है ना। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्नओवर में इस साल आया है, लेकिन जीएसटी के टर्नओवर में इस साल नहीं है, इस साल 23-24 वाली में, 22-23 वाली में रिपोर्ट हो चुका था ये। तो अभी इस साल की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में रिपोर्ट नहीं हुआ वो है, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिजिबल अंडर जीएसटी, ठीक है। सेम जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट वाला सिस्टम है, उसी तरीके से ये हो जाएगा कि उसमें परमिजिबल ही नहीं है ये, ठीक है, इसमें परमिजिबल नहीं है। ये कौन सा है हमारा, क्रेडिट नोट परमिजिबल नहीं है जीएसटी में। जीएसटी में परमिजिबल नहीं है अगर, तो जीएसटी की टर्नओवर में से माइनस हुआ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर में से माइनस हो गया होगा, तो इसका मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जीएसटी वाली से कम दिख रही होंगी, तो जीएसटी वाली पे पहुंचने के लिए हमें इस चीज़ को, इस टर्नओवर को जो हमने जिसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करा होगा, ठीक है, जो जिस पे जीएसटी जिसे अलाउ नहीं करता, उसको अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है हमारा 5J 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 5J, ठीक है। 5J क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिजिबल अंडर जीएसटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे कि वही कैश डिस्काउंट वाला जो भी मैंने एग्जांपल दिया था वही है। ABC कंपनी सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर A फॉर 1 लाख प्लस GST। A pays the supply value much before credit period. In turn request supplier to extend a cash discount, ठीक है ना, 2%। तो नॉन GST क्रेडिट नोट आ गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे ये डैमेज हो गया गुड्स, है ना, डैमेज हो गया गुड्स, 2,500 का डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑन जीएसटी,
ठीक है ना, फॉर डैमेज गाइड नोट शेल कॉल एडजस्टमेंट टू टर्नओवर। तो ये इस तरीके की टर्नओवर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हमारा ये भी हो गया 5 जे भी हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ टू DTA यूनिट्स। ठीक है, ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेल करते हैं, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आता। ठीक है, और सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता तो उस पर कोई GST पे ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारी एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो टर्नओवर होगी उसमें ऐड होगा पहले से ही है, लेकिन GST में कोई GST पे नहीं हुआ तो GST की टर्नओवर कम है, उसकी इन्फ्लेटेड है, तो वहाँ से इसको माइनस किया जाएगा ताकि उसके ऊपर बराबर से आ सके हम। टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन, जैसे कि कुछ टाइम तक यहाँ तक मैं कंपोजिशन में था, ठीक है, और आधे साल, और उसके बाद मैं रेगुलर टैक्स पेयर बन गया, तो यहाँ तक की जो टर्नओवर होगी वो माइनस हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये भी हो गया। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल देयर अंडर। ठीक है, सेक्शन 15 और उसके रूल्स क्या कहते हैं, जब डिस्टिंक्ट पर्सन को, रिलेटेड पर्सन को, ठीक है, ये इस तरीके की जो गुड्स वगैरह सप्लाई होती है तो उसकी वैल्यू करनी पड़ जाती है कि हम सही से वैल्यू निकाल रहे, लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग में जिस तरीके से होता है कि सही वैल्यू निकाल रहे नहीं निकाल रहे। ठीक है, अगर GST और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें कम है, GST में ज़्यादा हो गया तो हमें इसमें ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें कम है, GST में वैल्यू कम हुई होगी, इसमें ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर बार हमारी वैल्यू से ज़्यादा ही वैल्यू निकल के आएगी उसकी। तो ये भी हो गया क्लियर। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से। अब इसमें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ठीक है, इसमें क्या होता है अकाउंट्स में और GST में, इसमें होता है RBI के जो रेट्स दिए होते हैं, इसमें होता है CBIC के रेट्स दिए होते हैं। अकाउंट्स के GST के अंदर जो वैल्यू निकाली जाती है CBIC के रेट के हिसाब से निकलती है, और इसमें अकाउंट में होता है RBI के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे कम रिकॉर्ड किया था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ गई इसकी वजह से, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमने यहाँ पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा रिकॉर्ड किया था और इसमें वैल्यू आ रही है कम, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का भी हो जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद ओ एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीज़न नॉट लिस्टेड अबव, तो वो भी इनके अलावा किसी रीज़न की वजह से कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो हमें प्लस माइनस जो भी करनी आएगी वैल्यू, प्लस करनी होगी उसमें या माइनस करनी होगी, तो यहाँ पर डल जाएगी वो। 5O के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। गिफ्ट गिवन टू कस्टमर, हमने गिफ्ट दिया कस्टमर को, ठीक है ना, उसको सेल में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, लेकिन इसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो गिफ्ट खरीदे हैं उस पर ITC लिया होगा। ITC लिया है हमने, चाहे किसी को फ्री में दिया हो तो मेरे को सेल में दिखाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वैल्यू निकलेगी तो GST में अपने को GST पे करना पड़ेगा। GST की टर्नओवर में ऐड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्नओवर में ऐड नहीं है, प्लस कर दो। ठीक है, इंसेंटिव रिबेट रिसीव फ्रॉम सप्लायर एंड कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर GST, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट रिम्बर्समेंट जो हमें रिसीव हुआ, अगर कंसिडर्ड हुआ सप्लाई, तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कंसिडर्ड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो भी ऐड हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है ऊपर लिखे हुए, जो बाकी के 5 नंबर पॉइंट के ए से लेके आपके N तक जो है उसमें नहीं है, तो उसमें से उन रीजन्स में से नहीं है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया।
यहाँ पे आ जाएगी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट कैलकुलेट कर लेगा इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगी टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन GSTR 9, तो जो GSTR 9 में एनुअल टर्नओवर डिक्लेयर करी होगी हमने, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर आ जाएगा। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर जो ये डिफरेंस आया है, ये क्यों आया, उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि क्यों आया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर, टेबल नंबर 7, रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। एनुअल टर्नओवर आवर आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रॉम P5P, ठीक है। ये जो टर्नओवर है हमारी, ये वाली उठ के यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हमें जाना है एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट से टैक्सेबल टर्नओवर पे, ठीक है ना। टैक्सेबल टर्नओवर एज पर द लाइबिलिटी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न GSTR 9 में टैक्सेबल टर्नओवर जो हमारी GSTR 9 की है वो यहाँ पे आ जाएगी, टाइप कर देंगे GSTR 9 फॉर्म से उठा के, ठीक है। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका वैल्यू एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST, नॉन सप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे आ जाएगा। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज, जिसको हमने सप्लाई की वो ऐसी सप्लाई थी जिसकी उसी को टैक्स पे करना था जिसको हमने सप्लाई किया, वो यहाँ आ जाएगा। टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट अबव, इसमें से सब माइनस करके यहाँ आ जाएगा टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। और यहाँ पे 9 वाली आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस आया तो हमें यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। टर्नओवर से रिलेटेड पूरी एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा डिटेल में, ठीक है। तो आगे की वीडियो हम आगे की 9C की पार्ट्स को जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आराम आराम से सीख लेंगे इसको ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए।